तो आज हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये भेदभाव के खिलाफ एक बहुत जरूरी कदम है, तो दूसरी तरफ लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि ये कानून किसी खास जाति के खिलाफ है। बिल्कुल। और यही इस मामले को इतना दिलचस्प बनाता है। एक कानून जो बराबरी लाने के लिए है, उसी पर समाज को बांटने का आरोप लग रहा है। तो चलिए आज इसकी परतें खोलते हैं, देखते हैं कि असल में मामला है क्या। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारा संविधान को पहले से ही जन, जाति, धर्म इन सब के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी मानता है। हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान अधिकार तो देता है, लेकिन ये जो गाइडलाइंस हैं, ये उन अधिकारों को कैंपस के अंदर असल जिंदगी में लागू करवाने का एक तरीका है। ओके। और जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आंकड़े दिखाते हैं कि भेदभाव असल में हो रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को कुछ नस्ल भेदी नामों से चिढ़ाना हो। हाँ, ये तो सुनती हूँ मैं। या फिर महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के साथ जो अलग थलग करने वाला व्यवहार होता है, ये सब कैंपस की कड़वी सच्चाई है। तो ये गाइडलाइन सीधे इन पर रोक लगाने के लिए है। ठीक है, तो अगर इरादा भेदभाव रोकना है तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? ये जो सवर्ण विरोधी होने की बात है, इसमें कितना दम है? हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। विरोध की वजह, जैसा मैंने कहा, कानून का इरादा नहीं बल्कि उसके लागू होने के तरीके में छिपी कुछ बड़ी कमियां हैं। कैसी कमियां? सबसे पहली और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या? हाँ, पहले जुर्माना लगता था, अब वो हटा दिया गया है। अरे, ये तो बहुत इसका तो कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर झूठे केस पर कोई जुर्माना ही नहीं तो फिर तो किसी को भी फंसाया जा सकता है। बिल्कुल, और यही डर की सबसे बड़ी वजह है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। दूसरी बड़ी कमी यह है कि अगर कोई दोषी पाया भी गया तो उसे क्या सजा मिलेगी, ये भी साफ नहीं है। ये पूरी तरह से उस संस्थान के हेड पर छोड़ दिया गया है। मतलब मनमानी का पूरा स्कोप है। सही पकड़ा आपने। और तीसरा, इसका दायरा सिर्फ छात्रों तक नहीं है, शिक्षकों पर भी है। तो सोचिए, इतिहास या राजनीति पढ़ाने वाले टीचर कुछ भी कहने से कतराएंगे। तो फिर तो बहस और चर्चा का माहौल ही खत्म हो जाएगा। और एक और बात, सरकार या यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी का फंड इस आधार पर रोक सकती है कि नियमों का पालन नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ सवर्ण विरोधी नैरेटिव से कहीं ज्यादा बड़ा और पेचीदा मामला है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कानून सिर्फ जाति तक सीमित है ही नहीं। तो फिर ये तो धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, यहाँ तक कि विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव से भी बचाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को भी इसके दायरे में रखा गया है। पर जो सारी बहस चल रही है वो सिर्फ जाति वाले एक छोटे से हिस्से पर सिमट कर रह गई है। तो फिर सारा ध्यान सिर्फ एक मुद्दे पे क्यों खींचा जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? और यहीं पर हमारे स्रोत राजनीति की तरफ इशारा करते हैं। इसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश की चुनावों और वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। आरोप यह है कि पार्टियां जानबूझकर ऐसे मुद्दे उछालती हैं जिनसे समाज में ध्रुवीकरण हो। मतलब लोग बट जाएं। हाँ, जब लोग जाति धर्म के नाम पर उलझे रहेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे असल मुद्दों पर सवाल कौन पूछेगा? ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो समिति इसमें फैसला लेगी उसका ढांचा कैसा है? उसमें कौन लोग होंगे? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, 10 सदस्यों की कमेटी होगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से केवल 3 सदस्य होंगे। सिर्फ 3? हाँ, बाकी 7 सदस्यों में महिलाएं, दिव्यांगजन और दूसरे समुदाय के लोग होंगे जो किसी भी जाति के हो सकते हैं। इसका मकसद यही है कि फैसला संतुलित हो, किसी एक तरफ झुका हुआ ना हो। तो कुल मिलाकर संदेश ये है कि एक अच्छे इरादे से लाया गया कानून है जिसमें कुछ गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां हैं और राजनीतिक पार्टियां उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और आम लोग जानकारी के अभाव में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो हमें किसी भी बात पर तुरंत भड़कने के बजाय खुद तथ्यों को पढ़ना और समझना चाहिए। मुद्दा भेदभाव खत्म करने का है, न कि किसी एक जाति को निशाना बनाने का। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार।